कंपनी अपने फ़ोन में एक फ़ीचर प्रॉमिस करती है जिसे वो बुलाते हैं प्राइवेसी डैशबोर्ड। आइडिया सिंपल है, आप देख सकते हो कौन सा ऐप कब आपका क्या डेटा एक्सेस कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी का सिंबल। लेकिन जब रिव्यूअर्स इस डैशबोर्ड को टेस्ट करते हैं एक गड़बड़ नज़र आती है। कुछ बिल्ट इन ऐप्स जैसे मैप्स ऐप जैसे एक कीबोर्ड ऐप लोकेशन और माइक्रोफोन एक्सेस कर रहे होते हैं बैकग्राउंड में, लेकिन ये एक्टिविटी डैशबोर्ड पर कहीं दिखती ही नहीं। एक पल रुकिए और सोचिए, एक फीचर जिसका पूरा पर्पस ही ट्रांसपेरेंसी है, अगर वही फीचर्स खुद ट्रांसपेरेंट नहीं है तो ट्रस्ट कैसे बनेगा। अब इन्वेस्टिगेशन हार्डवेयर की तरफ मुड़ती है। कुछ रिव्यूअर्स एग्लीज करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि फ़ोन के अंदर के कंपोनेंट, चिप्स, बोर्ड्स, कैमरा मॉड्यूल्स किसी लो टायर ओवरसीज़ मैन्युफैक्चरर्स के साथ डिज़ाइन में मिलते जुलते हैं। मतलब डिज़ाइन प्रोसेस कहीं और हुआ है, फाइनल असेंबली इंडिया में हुई है। यहाँ एक चीज़ समझना ज़रूरी है जो हर व्यूअर्स को पता होना चाहिए। मेड इन इंडिया का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि स्क्रूज इंडिया में लगाई जाएं, डिज़ाइन कहाँ हुआ, चिप्स कहाँ से आए, सॉफ्टवेयर किसने लिखा, ये सब उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितना फाइनल असेंबली। सिर्फ एक फैक्ट्री में बॉक्स पैक करना वो मेड इन इंडिया नहीं होता है, वो सिर्फ असेंबल्ड इन इंडिया होता है, और दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। तो जब इतने सारे इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स बिना एक दूसरे से कनेक्ट हुए सेम तरह के पैटर्न्स दिखा रहे थे, एक सवाल पूरी टेक कम्युनिटी में गूंजने लगता है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या एक डिज़ाइन है, लिटरली और फिगरेटिवली दोनों। हर वीडियो जो पब्लिश होती है व्यूअर्स बढ़ते हैं, कमेंट सेक्शन में लोग अपना गुस्सा, अपनी कन्फ्यूज़न, अपने दुख सब शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये फ़ोन सिर्फ इसलिए ख़रीदा था क्योंकि उन्हें लगा था वो अपने देश का सपोर्ट कर रहे हैं। और जब इतने सारे लोग एक जैसा सवाल पूछने लगते हैं, कंपनी के लिए चुप रहना मुश्किल हो जाता है। तो कंपनी ने क्या किया? माफ़ी मांगी, पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन किया, थर्ड पार्टी ऑडिट करवा के रिज़ल्ट पब्लिक किया? नहीं, जो हुआ उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पहले फेयरनेस के साथ कंपनी का पक्ष समझते हैं। AI प्लस ने पब्लिकली इन सभी एलिगेशन को डिनाई किया। उनका ऑफिशियल स्टैंस ये रहा है कि उनके डिवाइसेस, उनके क्लाउड स्टोरेज सब कुछ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। उनका कहना है कि डाटा सिर्फ मीट वाई अप्रूव्ड इंडियन डेटा सेंटर्स में स्टोर होते हैं। कंपनी ये भी आर्ग्यू करती है कि रिव्यूअर्स के फाइंडिंग किसी फॉर्मल क्रेडिबल टेक्निकल इवोल्यूशन पर बेस्ड नहीं थे, सिर्फ एक सरफेस लेवल एनालिसिस था, बिना प्रॉपर कंपैरिजन के, बिना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टेस्टिंग के, जो गलत कंक्लूजन तक ले गया। अब तक जो कहानी है वो एक सिंपल ही सेड शी सेड लग सकती है। एक तरफ नैरेटिव, एक तरफ रिव्यूज़ अपना फाइंडिंग के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ कंपनी अपने डिनायल के साथ। लेकिन फिर ये कंट्रोवर्सी एक ऐसे मोड़ लेती है जहाँ से ये सिर्फ एक फ़ोन रिव्यू नहीं रहता। कंपनी डिसाइड करती है इस क्रिटिसिज्म का जवाब रिव्यू से नहीं, कोर्ट से देंगे। वह दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करती हैं। आर्ग्यूमेंट ये होता है कि रिव्यूअर्स की वीडियोज़ डिस्पैरेजमेंट हैं, मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स जो गलत और मिसलीडिंग हैं और कंपनीज़ को कमर्शियल नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यहाँ से जो होता है वो इंडिया के टेक क्रिएटर कम्युनिटी के लिए एक वेकअप कॉल बन जाता है। कोर्ट सिर्फ एक साइड सुनने के बाद, जैसे कि इंटरिम एक्स पार्टी ऑर्डर्स में होता है, जहां दूसरी पार्टी को तुरंत सुनवाई का मौका नहीं मिलता, कुछ क्रिएटर्स को एक ऑर्डर देता है। ऑर्डर्स कहता है जब तक केस डिसाइड ना हो ये क्रिएटर्स कंपनी के अगेंस्ट डिस्पैरेजिंग कंटेंट पब्लिश नहीं कर सकते। एक पल के लिए रुकिए और सोच के देखिए, एक रिव्यूअर्स जिसने अपना टाइम, अपनी टेस्टिंग, अपनी क्रेडिबिलिटी लगा के एक वीडियो बनाई थी, उससे अब लीगली रोका जा रहा है बिना उसे अपनी बात रखने के मौका दिए।
और ऑर्डर में एक और चीज़ थी जो पूरी कम्युनिटी को चौंका गई, एक जॉन डोए क्लॉज। मतलब ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ नेम क्रिएटर्स तक सीमित नहीं थी, ये किसी भी अनाम फ्यूचर क्रिटिक तक भी एक्सटेंड हो सकती थी जिन्होंने अभी तक कुछ बोला भी नहीं था। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सिर्फ एक कंपनी कोर्ट में जाके किसी भी क्रिटिसिज्म को हटा सकती है बिना किसी दूसरी पार्टी की बात सुने, तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी बड़ा ब्रांड अपना पैसा और लीगल टीम से की ताकत से क्रिटिसिज्म को चुप करा सकता है? और ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सवाल नहीं था, ये अब इंडिया की रियलिटी बन चुकी थी। जब ये ऑर्डर्स पब्लिक होते हैं, इंडिया का पूरा टेक क्रिएटर इकोसिस्टम एक साथ रिएक्ट करता है। बड़े यूट्यूबर्स जिनका लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं इस टॉपिक पर बोलना शुरू करते हैं। डिस्कशन सिर्फ एक फ़ोन के बारे में नहीं रहती, ये बन जाती है एक लार्जर कॉन्वर्सेशनल के बारे में। क्या ऑनेस्ट प्रोडक्ट रिव्यूज़ करना अब रिस्की हो गया है इंडिया में? लीगल कमेंटेटर्स भी इस केस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। टर्म यूज़ होता है स्लैप, स्ट्रैटेजिक लॉसूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। मतलब एक ऐसा लीगल केस जिसका असली मकसद जीतना नहीं बल्कि दूसरी पार्टी को इतना डरा देना होता है कि वह चुप हो जाए बिना केस के पूरा रिजल्ट का वेट किए। कम्युनिटी का डर जेन्युइन था, क्योंकि अगर एक फ़ोन का टेक्निकल रिव्यू को डिस्पैरेजमेंट बोला जा सकता है तो कल कोई भी कार रिव्यू, कोई भी लैपटॉप कंपैरिजन, कोई भी रेस्टोरेंट की रिव्यू इसी तरह टारगेट हो सकता है। लेकिन अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। पब्लिक कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक जिनके अगेंस्ट ये ऑर्डर था उनमें से एक ने कोर्ट में वापस जाके ये आर्ग्यू किया कि इंजेक्शन लेने का प्रोसेस में कंपनी ने कुछ मटेरियल फैक्ट्स सरप्रेस किए और जानबूझकर गलत कॉन्टैक्ट डिटेल्स यूज़ किए ताकि उनका रिप्लाई ही कोर्ट तक ना पहुँचे। कोर्ट इस बात को सीरियसली लेता है और एक अनयूजुअल स्टेप उठाता है। कंपनी के फाउंडर्स को पर्सनली खुद कोर्ट में प्रेजेंट होने का ऑर्डर देता है। एक पल के लिए इस आयरनी को महसूस करिए, एक कंपनी जिसका पूरा बिजनेस मॉडल ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट पर खड़ा था, उसी कंपनी के अपने लीगल प्रोसेस में अब ट्रांसपेरेंसी का सवाल खड़ा हो गया है। यह सिर्फ एक एलिगेशन है जो कोर्ट के सामने रखी गई थी। इस पर कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं आई है, लेकिन इतना ज़रूर है जो केस शुरू हुआ था हमें बचाओ क्रिटिसिज्म से के नाम पर, वो अब खुद कंपनी के अपने कंडक्ट के जांच में बदल चुका है। केस अभी भी चल रहा है, अगली बड़ी सुनवाई अक्टूबर 2026 में। मतलब ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है।